हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशु मैम पर। आज की हमारी यह क्लास होने वाली है आपकी 1 जनवरी 2022 में जो सीडीपी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पर आधारित है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपने 15 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में पूछे गए थे 1 जनवरी की शिफ्ट में। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। कहने का मतलब है कि एक कोई बालक है जिसके अंदर दूसरों की इच्छाओं को या फिर वो क्या करना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या सोच रहा है, ये सब जानने की समझ है। तो यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है स्थानिकीय संबंध बुद्धि, जबकि दूसरा ऑप्शन है अंतराव्यक्तिक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है अंतःव्यक्तिक बुद्धि और जबकि चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि। तो सभी को इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान थे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड थे। तो आप लोग एक नोटबुक और अपना एक पेन उठाइए जिसके ऊपर नंबर लिखिए 1 से 15 तक। देखिए आपके कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं सही सही। चलिए इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? अंतराव्यक्तिक बुद्धि। क्या होगा? अंतराव्यक्तिक बुद्धि। जबकि कई लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 3 भी सिलेक्ट किया था एग्जाम में। क्या किया था? अंतःव्यक्तिक बुद्धि। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतरा का मतलब होता है दूसरे के बारे में जानना, ये होता है अंतरा। और अंतः का मतलब होता है स्वयं के अंदर या फिर स्वयं के बारे में जानना, या फिर स्वयं के अंदर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में जानना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए आप लोग आराम से। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता, यानी कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब समझते होंगे, मुझे कैसा समझते होंगे, कैसा देखते होंगे, ये सब चीज़ें जानने की क्षमता क्या कहलाती है, आपको ये बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंतराव्यक्तिक बुद्धि। अगर आप लोगों ने 3 किया था तो आपका हो जाएगा ये गलत। अंतः का मतलब होता है स्वयं के अंदर की बातों को जानना, अंतरा का मतलब होता है दूसरों के विचारों या फिर भावों को जानना। तो इसमें दूसरे के बारे में बात की गई थी कि एक बच्चा दूसरों की नियत और भावों को अगर समझ लेता है तो वो होता है अंतरा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रकार से हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह पर होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नई शिक्षा नीति यहाँ पे होना चाहिए था राष्ट्रीय की जगह पर। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बना था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा एक कथन है जो सिर्फ सही होगा, बाकी 3 होंगे गलत। पहला ऑप्शन है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। अगर आप लोग इसको ऑप्शन से करना चाहें तो कर सकते थे बहुत अच्छी तरीके से। मान लीजिए आपने ज़्यादा डिटेल में एजुकेशन पॉलिसी को नहीं पढ़ा है जो आपकी 2020 में आई थी, तो आपको इतना मालूम होगा अगर आपने 1 से 2 बार भी किसी क्लास देखी होगी या फिर आप पढ़ के गए होंगे इसको। तो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। तो ये बाधक नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गलत। क्या है? अगर आप अपनी मातृभाषा में शिक्षित हैं और प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत कर रहे हैं तो ये बाधक क्यों होगा? ये तो अच्छी बात है। दूसरा है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा भी गलत है। अगर लिखा होता कि विद्यालयों को बच्चों को उनकी मातृभाषा के रूप में शिक्षित करना, जो प्रथम भाषा होती है कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए, पहली भाषा, तब ये सही होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि पहली भाषा जो है अंग्रेजी भाषा, तो इसीलिए हो गया गलत। तीसरा है विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका 3 वाला है। विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही। लेकिन 4 भी देखते हैं। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, ये भी गलत है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसका जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, लिखा है जेंडर भूमिकाएं हैं। जेंडर भूमिकाएं इनमें से क्या हैं? डॉट डॉट आपके आगे दिया गया है, तो सभी लोग बता दीजिए इसका सही आंसर क्या रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। पहला ऑप्शन है अधिग्रहित व्यवहार है, दूसरा ऑप्शन है जन्मजात व्यवहार है,
तीसरा ऑप्शन है जैविक संरचनाएं हैं, चौथा ऑप्शन है आनुवंशिक निर्धारित है। जेंडर भूमिकाएं क्या हैं आपको ये बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दीजिए फटाफट सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा, जेंडर भूमिकाएं क्या हैं, अधिग्रहित व्यवहार हैं। जेंडर भूमिकाएं अधिग्रहित व्यवहार हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया था, अगर आप में से किसी ने पेपर दिया था 1 जनवरी का, तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 1 किया होगा उनका सबका हो जाएगा सही। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। आपको बताना है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। क्या कह रहा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना तो बिल्कुल भी हमें नहीं करनी एक दूसरे की है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन लिखा है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। यह ऑप्शन थोड़ा सही हो सकता है कि छात्रों की समझ को पहले हम आंकें कि जो हम पढ़ा रहे हैं या फिर ये जो छात्राएं हैं इनकी समझ कितनी है और ये किस प्रकार का पाठ्यक्रम हमारे द्वारा बनाए गए किस प्रकार के पाठ्यक्रम को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन 3 देखते हैं। तीसरा है छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। ये भी गलत हो गया, ये भी हो गया तुलना करना, वर्गीकरण उनके प्रदर्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर 4 है किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। आपका ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बचा सिर्फ 2, क्या बचा, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। ऑप्शन नंबर 2 जो है यही सबसे सही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया होगा उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों में ध्यान देना चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे, थोड़ी सी हार्डशिप लग रही थी सीडीपी के नज़रिए से अगर आप लोग देखेंगे तो। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। अगर आपने किसी बच्चे का रिजल्ट अगर बनाया है, मान लीजिए आप कक्षा 4 के क्लास टीचर हैं, तो आपने अगर कोई रिजल्ट बनाया है तो मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन कर सकता है। मान लीजिए आपका हेडमास्टर है जो, वो भी देख सकता है आपके द्वारा बनाया गया परिणाम, या फिर उसके जो बालक है उसके माता पिता देख सकते हैं, भाई बहन भी देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इन बातों पर आपको ध्यान देना है। दूसरा है विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है। बिल्कुल, अगर आप किसी विद्यालय में टीचर हैं और आपकी क्लास में कुछ विशिष्ट बालक हैं, यानी विशिष्ट का मतलब वो बालक होता है जो तीव्र बुद्धि के होते हैं, बहुत ही जल्दी किसी बात को समझ लेते हैं, या फिर कोई बालक आपकी क्लास में दिव्यांग है, उसको भी आप विशिष्ट की श्रेणी में रख सकते हैं। तो विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, आप इसके बारे में पर ध्यान दे सकते हैं। एक शिक्षक होने के नाते इस पर आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखें तो ये भी हो गया आपका सही। तीसरा ऑप्शन है कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। तो आप ये भी एक तरीके से ध्यान दे सकते हैं इस बात पर हैं कि हम ऐसा क्या पढ़ाएं जो हमारे शिक्षण शास्त्र में हमारी मदद करे, ऐसा कौन सा टॉपिक लेकर के जाएं, या फिर उस टॉपिक का ऐसा कौन सा भाग विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से बताएं जिससे उनका पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट हो जाए और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चिंतन करना ये भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी। ऑप्शन नंबर 4 है कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक प्राप्त करने में मदद करेगी। तो उच्चतम अंक प्राप्त करने में मदद करने वाली कोई भी विधि आपको नहीं बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जहाँ पर भी होगा आपका वही ऑप्शन इसका सही था क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर आप लोगों ने भी यही किया होगा तो आपका भी हो जाएगा सही। तो यह है ऑप्शन नंबर 1 में। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 1 किया है उनका सबका ये जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और सेशन पर नए जुड़ रहे हैं, आज पहली बार क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक बार इसको सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको करना है एक काम। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या फिर आपको हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए जो आपके पिछले 10 सालों में एग्जाम हुए हैं, तो आपको हमारा ये ऐप डाउनलोड करना है, मास्टर अड्डा लर्निंग ऐप। और देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं हमारे पैड नोट्स जो कि आपको सिर्फ 100 रुपये में मिलेंगे। एवीएस के नोट्स हैं, हिंदी के हैं, और आपको एसएसटी के नोट्स भी बहुत ही जल्दी मिलेंगे सेकंड पेपर के लिए। तो आप लोग मास्टर अड्डा लर्निंग ऐप को अभी जाकर के तुरंत गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर आपको हमारी जो क्लास चल रही है इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की जितनी भी बुक हैं क्लास 3rd से लेकर के क्लास 8 तक की चैप्टर वाइज आपको
यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो आपको यहाँ पर पढ़ाई करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इसको आप लोग डाउनलोड कीजिए और फ्री में यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। चाहो तो पेड नोट्स भी खरीद सकते हो सीटेट के लिए, ईवीएस का और एसएसटी का और हिंदी का। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। आपको बताना है समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। जो पहला ऑप्शन है वह है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। क्या कह रहा है, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं 10% का आरक्षण दिया गया है, उनका आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही करवाया जाए। तो ये इसका बिल्कुल अभिप्राय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन है दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। जो लोग दिव्यांग होते हैं उनको सिर्फ विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा का क्या यह अभिप्राय है या फिर नहीं है। अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है कि उनको सिर्फ विशेष विद्यालय, यानी विशेष का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि ऐसे विद्यालय जहाँ पर सिर्फ सभी के सभी क्या हों, दिव्यांग पढ़ते हों। तो ये भी आपका हो गया गलत। सरकारी विद्यालयों में योग्यताओं से परे होकर केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। तो ऐसा भी कहीं पर भी नहीं लिखा है समावेशी शिक्षा में कि जितने भी विद्यालय हैं उनमें सब में क्या पढ़ाई जाए, सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई जाए और कोई भाषा ना पढ़ाई जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। कहने का मतलब है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिनसे उनके अंदर क्या हो, ज्ञान का विकास हो और उनके गुण का विकास हो सके। गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराना क्या है, समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ने आते हैं उनको क्या करना चाहिए, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो उच्च बुद्धि के हों, चाहे वो निम्न बुद्धि के हों, सबको समावेशी शिक्षा का अभिप्राय क्या होता है, सबकी शिक्षा सबके साथ। तो इस उद्देश्य से आपको पढ़ाना है कि सबकी शिक्षा होनी चाहिए और सबके साथ होनी चाहिए। तो बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहिए आपको कि वो गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध हो सके उनको। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए लिखा है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कथन निष्कर्ष जो आपके होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था 1 जनवरी को। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन इसको कह सकते थे आप लोग, अगर समझ में नहीं आया होगा तो। कथन क्या लिखा था इसमें, लिखा है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण क्या लिखा था, कारण लिखा है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं है तो अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। अब विकल्प आप लोग देखिए क्या है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोबारा से आप लोग पढ़ सकते हैं। कथन दिया है, कोई टीचर जो है पढ़ाते समय पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। उसको मतलब कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, जब वो अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाएगा तो उसको कौन कौन से तरीके अपनाने हैं ये उनको दर्शाना था। उसके बाद जो कारण है इस कथन का वो ये है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं है तो अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकताएं होंगी शिक्षा शास्त्र को पढ़ाने के लिए, उनको अनुकूल बनाने के लिए, तो वो किसके अंदर आ जाएंगी, पाठ्य सामग्री को दर्शाने के अंतर्गत आ जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका 1 वाला, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो इसका यही बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है आपका। अगर आप लोगों के समझ में नहीं आया है, देखिए एक बार बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा डीपली देखिएगा। एक टीचर है, मान लीजिए उसके सामने ये गोल है और इस गोल के अंतर्गत 6 उसने जो है अपने टारगेट बनाए, 6 टारगेट उसने बना लिए। लिखा है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। ये सब वो तरीके अपना रहा है अपनी पाठ्य सामग्री को पढ़ाने के लिए। उसके बाद लिखा है, कारण शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं है तो अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। जब वो पढ़ाने के लिए जाएगा तो अपने पाठ पढ़ाएगा या फिर जो अपने पाठ पढ़ाने के अंतर्गत जो मटेरियल यूज करेगा वो उसके अनुकूल होना चाहिए विद्यार्थियों के। तो इन्हीं में से तो वो यूज करेगा यहाँ पर उसने दर्शाए हैं अपने पढ़ाने के तरीके। तो यहाँ से इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना था, थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन जो बच्चे समझ गए होंगे उन लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है वो क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका पहला वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है। यह क्वेश्चन काफ़ी आसान था, आप लोगों ने कई बार इसको रटा भी होगा एग्जाम में जाने से पहले। तो सभी लोग बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक बच्ची है जिसको लिखाई में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, आलेख
वैकल्य हो जाएगा। अगर हिंदी में देखें तो वैसे क्या हो जाएगा, वैसे हो जाएगा डिस्ग्राफिया। इंग्लिश का वर्ड अगर यूज करेंगे तो हो जाएगा डिस्ग्राफिया, और हिंदी का वर्ड यूज करें तो हो जाएगा आलेख वैकल्य। अगर पढ़ने में कठिनाई होगी तो क्या होगा, पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया हो जाएगा। यही दो चीज़ ज़्यादातर पूछता है। अगर पढ़ने में दिक्कत है तो है डिसलेक्सिया यानी कि पठन वैकल्य, और लिखने में दिक्कत है तो है आलेख वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को, क्वेश्चन एक बार आराम से पढ़िए, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में अगला ऑप्शन है रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योग्यात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। देखिए रटन विद्या जहाँ पे लिख के आ जाए उसको आप लोग पहले ही काट देना, आगे पढ़ना भी नहीं, हमने तो पूरा ऑप्शन पढ़ ही लिया है। ऑप्शन नंबर 4 है पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पूर्ण स्मरण पर बल देना। स्मरण पर भी बल, ये पेपर पेंसिल आधारित शिक्षण पर हमें बल नहीं देना है स्मरण करके, तो इसको भी आप लोग काट दीजिए। अब बच्चे आपके पास ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, इनमें से एक आपका सही है। सभी लोग आंसर कर दीजिए इनमें से कौन सा सही है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 2 किया होगा उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर। जो पहला ऑप्शन है वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मानकीकृत यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म, मानकीकृत पद्धतियों यानी कि एक मानक बना दिया गया, उसके अनुसार आपको क्या करना था, मानक के अनुसार आप अगर बच्चों को पढ़ाना पड़े या फिर उनको एक जैसा व्यवहार करने के लिए आप बोलोगे, एक मानक बना देंगे कि सभी लोग इसी प्रकार से बोलोगे या फिर सभी लोग इसी प्रकार से लिखोगे, तो ये हो जाएगा आपका गलत। आपको मानक निर्धारित नहीं करना है किसी बच्चे को बोलने के लिए, समझने के लिए, पढ़ाने के लिए या फिर पढ़वाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सिर्फ सही आंसर है, बाकी ऑप्शन नंबर 1 भी हो गया आपका गलत। जिन लोगों ने 2 किया होगा उनका सबका हो जाएगा सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए, बहुत ही आसान है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग इसका ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन हो जाएगा। क्या होगा, अपसारी चिंतन हो जाएगा। आवेगशीलता गलत है, सोच में विकेंद्रीकरण भी गलत है, अभिसारी चिंतन भी गलत है, अपसारी चिंतन इसका सही हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया होगा क्वेश्चन नंबर 10 का उनका सबका सही है, बाकी सभी का हो जाएगा यहाँ पर गलत। अगर 1 के सिवाय और कोई ऑप्शन आप लोगों ने चूज किया था तो आपको इसका मिलेगा 0 नंबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। सभी लोग बताइए एक बार, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। पहला ऑप्शन है सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है खेल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करके, चौथा ऑप्शन है सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता के द्वारा। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार से निकालते हैं। सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, यानी कि अगर बच्चा सक्रिय नहीं होगा, क्लास में बैठा है, आप कुछ पढ़ा रहे हो, निष्क्रिय सो रहा है, पड़ा हुआ मुंह फैला है, वो कुछ सीख पाएगा नहीं, सीख पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गया सही। दूसरा ऑप्शन है खेल के द्वारा, बिल्कुल खेल खेल में ही हमें उनको पढ़ाना है, लिखाना है और समझाना है। तीसरा ऑप्शन है पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। क्रिया का मतलब ही होता है काम करना या फिर पढ़ना लिखना बोलना, ये सब क्या है क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो पदार्थों पर या फिर पाठ्यक्रम के ऊपर कार्य करना और उनका प्रयोग करवाना। चौथा ऑप्शन है सहपाठियों, यानी कि अपने साथियों से कुछ पूछना और उन्हें बताना, या फिर वयस्कों या फिर अपने घर में माँ बाप से कुछ पूछना या फिर उनके काम में उनका सहयोग करना। ये सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके ऑप्शन हो गए सही। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 इसके चारों ऑप्शन बिल्कुल सही थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं, पॉजिटिव वे में निकल के आ रहे हैं कि बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये चारों ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति कहलाती है खंडीकरण, कूटलेखन, आत्मसातीकरण या फिर
अनुकूलन। तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। एक अध्यापिका है जो बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए बोल रही है और फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है कि आप लोग क्या करिए, मान लीजिए 10 अंक लिखे हुए हैं तो 3-3 करके याद कीजिए 3 बार में, या फिर एक बार में 2 बार में 3-3 और एक बार में 4 करके, इस प्रकार से आपको फ़ोन नंबर याद करना है। 2 बार में 3-3 और एक बार में 4। तो ये क्या कहलाता है, खंडीकरण कहलाएगा, कूट लेखन कहलाएगा, आत्मशतीकरण कहलाएगा या फिर अनुकूलन कहलाएगा। तो सभी लोग बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये दो ऑप्शन तो आप लोगों को पता होंगे कि नहीं होगा। जो कन्फ्यूजन थी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में थी, ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कूट लेखन सही है, खंडीकरण जो है आपको लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा नहीं, इसका ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, क्योंकि इसका जो आपके आंसर की में दिया गया था उसका ऑप्शन नंबर 2 माना गया था। कई लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 1 किया था एग्जाम में, उनका सबका हो गया था गलत यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 शायद इसका सही हो जाएगा। आप लोग देख लेना एक बार। यह है आपकी 1 जनवरी की शिफ्ट, ऑप्शन नंबर 1 है इसमें या फिर ऑप्शन नंबर 2 है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या सही होगा आपके हिसाब से। अगला क्वेश्चन इसमें है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु को रटना। विषय वस्तु को रटना रटाना ये जहाँ पर आ जाए उसको पहले उड़ा देना, आप लोग देखना भी नहीं। तीसरा है दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण। निष्क्रिय अनुकरण का मतलब बिल्कुल बेकार ही हो गया ऑप्शन ये आपका। निष्क्रिय जहाँ पर हो जाए वो ऑप्शन आप लोगों को काट देना है। तो निष्क्रिय हो गया तो इसको आप लोग काट दीजिए पहले। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण ये तो हो गया बेकार। चौथा ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो आप बताइए पहले और चौथे में से अगर कन्फ्यूजन है तो ऑप्शन नंबर 4 भी आप लोग काट सकते हैं। उद्दीपन अगर नहीं हुआ तो आप अनुक्रिया या फिर संबंधों द्वारा उनका अनुबंधन नहीं कर पाएंगे, तो ये उद्दीपन पर आधारित है, तो ये भी आपका गया कट। तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 बच गया कि परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है बिल्कुल सही है। बाकी आपके 3 ऑप्शन हो गए गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका सही होगा, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा था, अगर देखने में दिक्कत हो रही है। ये जो इंग्लिश साइड का इधर के ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखिएगा, हिंदी साइड में इधर आया नहीं है पूरा, तो हिंदी साइड से आप लोग इसके ऑप्शन देख के करिएगा। इंग्लिश वाले जो लोग हैं वो लोग देखिए क्वेश्चन क्या है। लिखा है निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। क्या करता है, युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है, आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए टॉफी देकर उन्हें पुरस्कृत करती है। पहला ऑप्शन तो लग रहा है सही, लेकिन दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है परामत विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से परिचर्चा करने के लिए कहती है। जबकि तीसरा ऑप्शन है अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। अरुंधति नए शब्दों का अर्थ, यानी मान लीजिए आपको लेसन पढ़ा रहे हैं और कोई नया शब्द आ गया जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता है। मान लीजिए आपने पढ़ाया बच्चों को कि जगत माने क्या होता है, जगत माने होता है संसार। तो इस प्रकार से जो नए शब्द आते हैं तो ये क्या कर रही है, अरुंधति उनके अर्थ जो है बच्चों को समझाते हुए लिखवाते हुए चल रही है। तो ये तो हो गया आपका सही। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 4 देखिए, लिखा है रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए 5-5 बार लिखने के लिए बोलती है जो वर्तनी परीक्षा में गलत करके आए थे। तो ये हो गया रटवाने वाला, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी हो गया गलत। आपके पास अब बचा है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है सही। अभी आपको एक ऑप्शन और काटना है, 3 वाला तो आपका सही है। अब बचा 1 और 2। इसमें देखिए कोई निगेटिव शब्द अगर आपको दिख रहा है 1 और 2 में से तो उसको भी आपको काटना है। पहला एक बार और पढ़ते हैं। लिखा है सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश का उपयोग करती है और उनके सही उत्तर पर उनके लिए क्या करती है, टॉफी देकर उन्हें पुरस्कृत करती है। तो ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। लेकिन दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा परामत विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से परिचर्चा करने के लिए कहती है। कहने का मतलब हो गया जो विद्यार्थी विशिष्ट पुस्तक पढ़ेंगे सिर्फ उनको ही वह नियमित रूप से परिचर्चा करने के लिए कहती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया गलत। हमें इस प्रकार से
कोई भी चीज़ नहीं करवानी है जो सिर्फ एक विशिष्ट प्रकार से हो। तो आपका सिर्फ बच गया ऑप्शन नंबर 1 और 3। कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 1 सही है और ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 में क्या लिखा था? फ्लैश का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उनको टॉफियां देती है और उनको पुरस्कृत करती है। जबकि 3 में लिखा है अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1 जहाँ पे होगा वो हो जाएगा बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ये देखिए 2 जो है इसमें है 1 और 3। तो ये जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर इसका भैया 2 किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का सीडीपी का। उम्मीद है कि आप लोगों के सही आंसर निकल रहे होंगे काफ़ी सारे, लेकिन सारे के सारे सही नहीं निकलेंगे क्योंकि शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी सीडीपी के नज़रिए से देखा जाए तो। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन है आपका। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं आपको बताना है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य कर सकते हैं? पहला ऑप्शन लिखा है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। विद्यार्थियों को डरवा के आप ये सब नहीं कर पाओगे तो काट दीजिए पहला ऑप्शन तो देखते ही देखते। दूसरा लिखा है समस्याओं के हल है तो अटल तरीके। अटल तरीके का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, यानी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, जो चीज़ फिक्स्ड हो। तो ये भी कट गया आपका अटल, हटाइए इसको। तीसरा लिखा है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। चलिए ये थोड़ा सही हो सकता है। चौथा है निष्क्रिय रटन पद्धति। निष्क्रिय भी है रटन भी है तो ये भी हो गया निगेटिव वे में। यानी अब आपके पास बच गया सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 वाला बच गया। क्या बच गया? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका हो गया था बिल्कुल सही आंसर। तो आप लोग बताइएगा जरूर आपके 15 में से कितने जो है आंसर सही निकले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन देख करके भी, यानी कि चारों ऑप्शन देखते और 3 ऑप्शन आपको काटने होते। तो 3 ऑप्शन ऐसे थे जो बिल्कुल आराम से कट रहे थे क्योंकि वो सब नेगेटिव थे। तो एक ही ऑप्शन बच रहा था समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 3 किया उनका बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके आज की इस क्लास से कितने क्वेश्चन सही निकले। पीडीएफ चाहिए तो मास्टर सड्डा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको ये देखिए आंसर विद आंसर आपको पीडीएफ मिलने वाली है। तो तुरंत जाइए मास्टर सड्डा लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में आपको आज की ये पीडीएफ और हमारी जो ईवीएस की क्लासें चल रही थी उसकी पीडीएफ ये सब आपको यहीं पर मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहना। धन्यवाद। बाय बाय।